शाम में किचन का काम निपटा रही थी कि अचानक विवेक जी को जल्दी घर पर आया देख मैं चौंक गई। मैं जल्दी जल्दी चाय चढ़ाने लगी, जानती हूँ आते ही इनकी चाय की फरमाइश शुरू हो जाएगी। 5 मिनट बाद चाय निकालकर जल्दी से सासू माँ के कमरे में पहुंची। ऑफिस से आकर मेरे पति विवेक की हाजिरी वहीं लगती है। ससुर जी का ब्लड प्रेशर, अंश भैया का कॉलेज, सभी की जानकारी लेने के बाद आखिर में मेरी खोज खबर ली जाती है, और वह भी रात के डिनर का मेनू तय करने के लिए। ससुर जी भी शाम की सैर से आ गए थे। उनके लिए भी चाय लेकर गई। जल्दी में नाश्ते की प्लेट रसोई में ही रह गई। सास झट से बोल उठी, बहू इनकी पोहे की प्लेट कहाँ है। मैं कुछ जवाब देती उससे पहले ही विवेक का भाषण शुरू हो गया। कोमल, 3 महीने हो गए हमारे घर आए हुए, पर तुम अभी तक एक भी नियम कायदा नहीं सीख पाई हो। कल मेरा कल मेरा कमरा साफ नहीं हुआ था। उससे पहले अंश के कपड़े प्रेस करना भूल गई थी। सास ने जले पर नमक बुरकते हुए कहा, पराए घर की लड़कियां हैं, ससुराल को अपना घर कहाँ समझती हैं। मैं मन महसूस कर रह गई, कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं सुबह से लेकर देर रात तक इस घर में सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए चकर गिन्नी की तरह घूमती हूँ, फिर भी पराया घर, पराया खून, बस यही उपाधियाँ मिलती हैं। मैं बोझिल कदमों से रसोई में आकर रात के डिनर की तैयारी में जुट गई। खाना तैयार कर मैं 2 घड़ी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, तो सास और ससुर जी को कमरे में अपने श्रवण कुमार बेटे विवेक से धीमे स्वर में बतियाते देखा तो कदम सुस्त हो गए। ध्यान से सुनने पर पता चला विवेक 8 दिनों के लिए नागपुर टूर पर जा रहे हैं, इसलिए आज जल्दी घर आ गए थे। मन में टीस सी उठी कि जो खबर सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी उसे अभी तक इस बात का पता ही नहीं। अभी 3 महीने पहले ही आंखों में सपने लिए ससुराल आई थी, पर अपनापन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सब ने एक बेगानेपन का नकाब सा ओढ़ रखा है। हाँ, अंश भैया को जब कोई काम होता है तो अपनापन दिखाकर करवा लेते हैं। विवेक के प्यार की बरसात तभी होती है जब रात होती। मैंने जल्दी से मसाले वाला गाउन बदल हाथ मुंह धोकर साड़ी पहन ली। बाल खोलकर सुलझा रही थी कि विवेक सीटी बजाते हुए बड़े हल्के मूड में कमरे में आ गए। मुझे तैयार होते देख मुस्कुराते हुए अपनी बाहों के घेरे में लेने लगे तो मैंने पूछा, आपने जल्दी आने का कारण नहीं बताया। विवेक बोले, अरे कुछ खास नहीं, 8 दिनों के लिए नागपुर टूर पर जा रहा हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा, मैं 8 दिन आपके बिना कैसे रहूँगी, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना, मुझे भी साथ ले चलो ना। वैसे भी शादी के बाद कहीं घूमने भी तो नहीं गए। ये सुनते ही इनका सारा रोमांस काफूर हो गया। मुझे बाहों के बंधन से अलग करते हुए बोले, मेरी गैर मौजूदगी में सास ससुर जी का ख्याल रखने के बजाय घूमने फिरने की बात कह रही हो। मम्मी सही कहती हैं कि बहुएं कभी अपनी नहीं होती, पराया खून पराया ही होता है। ये सुनकर मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। विवेक भी अनमने से प्यार मोहब्बत का एपिसोड अधूरा छोड़ डिनर के लिए सास ससुर जी को बुलाने चले गए। अंश भैया भी आ पहुंचे थे। मैं ससुर जी की पसंद के भरवा करेले और सबकी पसंद की अरहर की दाल व चावल परोसकर गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी। सब डिनर कर कुर्सियां खिसकाकर उठ खड़े हुए। मुझे ना तो किसी ने खाना खाने के लिए कहा, ना कोई मेरे लिए खाना परोसने खड़ा हुआ। मैंने भी लाज शर्म छोड़ जल्दी से हाथ धोकर अपनी थाली लगा ली। बचा खाना मेरी प्रतीक्षा में था। भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए खाना कुछ जल्दी खा लिया। सास के कमरे के बाहर लगे वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी कि सासू माँ की व्यंग्यात्मक आवाज़ कानों में पड़ी। विवेक के पापा, देखा आपने नई बहू वाली तो कोई बात ही नहीं है कोमल में। मैं जब आई थी सास ननद से पूछे बिना रोटी नहीं तोड़ती थी। यहाँ तो मामला ही अलग है। ये सुनकर मन कड़वाहट से भर उठा कि यह क्या जाहिलपन है। नई बहू ये नहीं करती, पराए घर की पराया खून, बस यही सुन सुनकर कान पक गए। सास की बातों को दरकिनार कर मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ विवेक अपने कपड़े फैलाए बैठे थे। पास ही सूटकेस रखा था। समझ गई साहब जाने की तैयारी में लगे हैं। मैं बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ उन्हें उठाते हुए बोली, हटिए, मैं आपका सूटकेस तैयार कर देती हूँ। अब आपको ये जहमत का उठाने की ज़रूरत नहीं है। विवेक ने हाथ झटकते हुए कहा, अरे यार कंफ्यूज ना करो, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का कुछ पता भी है। मैं चुप लगाकर बाहर बालकनी में आकर खड़ी सड़क की रौनक देखने लगी। मन बहुत खिन्न था। पहली बार विवाह के बाद बाहर जा रहे हैं, अकेले कैसे रहूंगी। होने को भरा पूरा घर है, ऐसा कोई कष्ट भी नहीं है, परंतु ससुराल में जो सबकी अलगाव की भावना मुझे अंदर ही अंदर सालती थी, मैं पेड़ से टूटी डाली की तरह एक और पड़ी थी। कुछ दिन पहले की ही तो बात है। उनकी बहन मोना जीजी आई थी, मेरी हम उम्र भी थी।
मैं मन ही मन बहुत उत्साहित थी कि जीजी से खुलकर बातें करूंगी। इतने दिनों से लाज संकोच ही पीछा नहीं छोड़ता था कि कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊं। नई नवेली थी, ज़बान खुलती ही ना थी। मैं अल्पभाषी थी, मगर अब सोच लिया था कि मोना जीजू को अपनी दहेज में मिली साड़ियों और उपहारों को दिखाऊंगी। वह कुछ लेना चाहेंगी तो उन्हें दे दूंगी। उनका उनकी ससुराल में मान बढ़ेगा। मैंने बड़े चाव से अंश भैया से उनकी खाने पीने की पसंद पूछकर उनकी पसंद का मटर पनीर, भिंडी, मेवे वाली खीर बना दी। मैं हल्का सा मेकअप कर तैयार हो मोना जीजी का बेकरारी से इंतज़ार करने लगी। जीजी नन्हे डुग्गू को लेकर अकेली ही आई थी। उन्हें देखकर मैं बहुत उत्साह से आगे बढ़ी और उन्हें गले लगा लिया। मुझे लगा जैसे मेरी कोई बचपन की सहेली है, पर मोना जीजी तुरंत मुझे स्वयं से अलग करते हुए एक औपचारिक सी मुस्कान देकर माँ माँ करते हुए कमरे में चली गई। मुझे ठेस सी लगी, पर मैं सब कुछ भूलकर ननंद की सेवा में जुट गई। माँ बेटी को एकांत देने के लिए मैं रसोई में ही बनी रही। छुट्टी का दिन था, सब घर में ही थे। सास के घुटनों का दर्द बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया, बहू खाना मेरे कमरे में ही लगा दो। एक अतिरिक्त टेबल रखकर मैं खाना रखने की व्यवस्था कर किचन में चली गई। किचन में जाकर मैंने जल्दी जल्दी चपातियाँ बनाई। सास के कमरे में खुशनुमा महफिल जमी थी। ठहाकों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जैसे ही खाना लेकर कमरे में पहुंची, सब चुप हो गए, मानो कमरे में कोई अजनबी आ गया हो। हंसने वाले चुप हो गए, बोलने वालों ने बातों का रुख बदल दिया। खाना टेबल पर लगाकर मैं जल्दी जल्दी चपातियां देने लगी। खाना खाने के बाद मोना जीजी और अंश भैया बर्तन समेटकर रसोई में रखने आ गए। किचन से निकलते समय वे बिना मेरी ओर देखे बोले, आप भी हमारे साथ खा लेती भाभी। मैं कोई जवाब देती उससे पहले ही दोनों किचन से जा चुके थे। एक बार फिर महफिल जम गई। मैं बाई के साथ मिलकर रसोई संभालने लगी। बड़ा मन कर रहा था कि मैं भी उनके साथ बैठूं, घर के और सदस्यों की तरह हंसी मजाक करूं, पर ना मुझे किसी ने बुलाया और ना ही मेरी हिम्मत हुई। शाम की चाय के बाद मोना जीजी जाने को तैयार हो गई। अंश भैया ऑटो ले आए। विवेक और ससुर जी आंगन में खड़े जीजी से बतिया रहे थे। मैं भी वहीं पास जाकर खड़ी हो गई। ऑटो आते ही मैं लपक कर आगे बढ़ी, पर जीजी सिर पर पल्ला लेते हुए बाय कहकर ऑटो में जा बैठी। देखते देखते ऑटो चला गया। मैं ठगी सी वहीं खड़ी रही। अलगाव की पीड़ा ने मुझे बहुत उदास कर दिया था। अंश भैया की आवाज़ मुझे एक बार फिर वर्तमान में खींच लाई। भैया ने बताया कि आपके मायके से पापा का फ़ोन आया है। मैंने मोबाइल लेकर पापा से कुशल मंगल पूछा तो उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को उनका रिटायरमेंट का आयोजन है। मुझे सपरिवार आमंत्रित किया। तब ससुर जी ने मेरे पापा से न आ पाने के लिए क्षमा याचना करते हुए मुझे भेजने की बात कही। तय हुआ कि अंश मुझे बस में बैठा देगा। वहाँ बस अड्डा से नितिन मुझे ले लेगा। अपने मायके जाने की बात सुनकर मुझे तो जैसे खुशियों के पंख लग गए। पग फेरे के बाद मैं पहली बार वहाँ अकेली रहने जा रही थी। मैं भी अपना सूटकेस तैयार करने के लिए उतावली हुई जा रही थी। विवेक प्यार से छेड़ने लगे, चलो अब तो हमारी जुदाई का गम ना झेलना पड़ेगा। सोचा विवेक नहाकर आ जाएं तो उनसे सलाह करती हूँ। वैसे उनके जाने में 1 घंटा ही शेष था। वे मुझे उपहारों की शॉपिंग के लिए अपना साथ तो दे नहीं पाएंगे, हाँ क्या देना है इसकी सलाह ज़रूर दे देंगे। मैं आतुरता से उनका इंतज़ार करने लगी। वह नहाकर निकले तो बहुत जल्दी तैयार होने लगे। उनकी जल्दबाजी देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था अपनी बात कैसे शुरू करूं। जैसे ही वे तैयार हुए मैंने झट से अपनी बात उनके सामने रखी। सुनकर झल्ला उठे, बोले, अरे कोमल, तुम भी मेरे निकलने के समय किन पचड़ों में डाल रही हो। इस समय मैं उपहार देने लेने की बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम जानो और तुम्हारे पापा का रिटायरमेंट, कहकर अपना पल्ला झाड़ उठ खड़े हुए और सास के कमरे में चले गए। जाते जाते अपना सूटकेस भी ले गए, यानी वहीं से विदा हो जाएंगे। मैं जल्दी से नाश्ता लगाकर ले गई। मेरे मन के उत्साह पर विवेक की बातों ने पानी सा डाल दिया था। मुझे लगा जाते समय विवेक मुझे कुछ रुपए अवश्य दे जाएंगे, पर नाश्ता करके हटे ही थे कि गाड़ी आ गई। अच्छा बाय कोमल, कहकर गाड़ी में जा बैठे। मैं देखती ही रह गई, परेशान सी खड़ी रह गई। सोचने लगी उपहारों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। जिस पर हक था वह तो अनदेखा कर चला गया। सास ससुर जी से रुपए मांगने में लज्जा और स्वाभिमान दीवार बन गया। अचानक याद आया, विदाई के समय विदेश वाली बुआ ने कुछ नोट हाथ में थमाए थे, जिन्हें उसने बिना देखे संदूक में नीचे डाल दिए थे। जल्दी से कमरे में जाकर संदूक की तलाशी लेने लगी। एक साड़ी को झाड़ने पर कुछ नोट गिरे। ऐसे लगा कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया, लेकिन गिने तो फिर निराशा ने घेर लिया। केवल 4000 रुपये ही थे, उनमें अच्छे उपहार आना कठिन था। अंश भैया से हिम्मत करके साथ चलने के लिए मिन्नत की तो वे मान गए,
पर बोले, भाभी आपका बजट कितना है, उसी अनुसार दुकान पर ले चलता हूँ। मैंने जब धीमी आवाज़ में बताया कि 4,000 रुपये हैं तो भैया ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, भाभी फिर तो आप पटरी वालों से ही खरीदारी कर लें। मुझे कुछ पटरी वाले आवाज़ देने लगे तो मैं कुछ कपड़े देखने लगी। कपड़े वास्तव में काम चलाऊ थे, जीन्स टॉप वगैरह सभी कुछ था। रीता और छोटे भाई नितिन के लिए सस्ते में कपड़े खरीदकर पापा और मम्मी के लिए कुछ ठीक ठाक ही लेना चाहती थी। किसी तरह माँ के लिए एक सस्ती सी साड़ी और पापा के लिए एक शॉल लेकर घर लौट आई। ऑटो के पैसे अंश भैया ने ही दिए। इतना घटिया सामान खरीदा, फिर अंश को कुछ खिलाना पिलाना तो दूर, उल्टे ऑटो तक के पैसे ले लिए। मैं शर्म से गाड़ी गड़ी जा रही थी। कभी कभी इंसान हालात के हाथों मजबूर सा हो जाता है। अगले दिन अंश भैया ने मुझे बस में बैठा दिया। सास ने एक मिठाई का डब्बा देकर अपना कर्तव्य निभा दिया। शादी के बाद पहली बार अकेली मायके जा रही थी। दिल खुशी से धड़क रहा था। पिछली बार तो पगफेरे के समय वे साथ थे। मम्मी पापा भाई बहन से ज़्यादा बातें करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि विवेक हर समय साथ रहते थे। मन रोमांचित हो रहा था कि इस बार अपनी प्यारी सहेली सिम्मी से भी मिलूंगी। रीता और नितिन मेरे बाद कितने अकेले हो गए होंगे। उन दोनों की चाहे पढ़ाई से संबंधित समस्या हो या कोई और, हल अपनी कोमल दीदी से ही पूछते थे। मम्मी का भी दाहिना हाथ मैं ही थी। पापा मुझे देख गर्व से फूले न समाते। यही सोचते सोचते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। झटके से बस रुकी, मैंने देखा मंजिल आ गई थी। मैं पुलकित हो उठी। बस की खिड़की से झांका तो नितिन तेज कदमों से बस की ओर आता दिखा। बस से उतरते ही नितिन ने मेरा सूटकेस थाम लिया। उसे देख खुशी से मेरी आंखें भर गईं। 2 ही महीनों में नितिन बहुत स्मार्ट हो गया था। नए स्टाइल में सवरे बाल, आंखों पर काला चश्मा लगा था। घर पहुंचते ही ऐसे लगा मानो कोई खोई हुई चीज़ अचानक मिल गई हो। मैं सबसे टूटकर मिली। मम्मी पापा ने पीठ पर हाथ फेरकर दुलारा। मुझे लगा कि मैं इस प्यार के लिए कितना तरस गई थी। मेरा और ससुराल का हालचाल पूछ मम्मी किचन में चली गई। मैं पापा की सेहत और रीटा व नितिन की पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने लगी। बड़े अच्छे माहौल में खाना खत्म हुआ। नितिन और रीता मेरी अटैची के आसपास घूमने लगे। बोले, बताओ दीदी, दिल्ली से हमारे लिए क्या लाई हो। मैं शर्म से गड़ी जा रही थी कि किस मुंह से उपहार दिखाऊं। मैं अनिच्छा से ही उठी और उन दोनों के पैकेट निकाल कर दे दिए। पैकेट खोलते ही रीता और नितिन के मुंह उतर गए। दोनों मेरी ओर देखने लगे। रीता बोली, आप कमाल करती हैं दीदी, पूरी दिल्ली में यही घटिया चीज़ें आपको हमारे लिए मिली। नितिन भी बोल उठा, दीदी ऐसे चीप कपड़े तो हमारी कामवाली बाई के बच्चे भी नहीं पहनते हैं। शर्म और अपमान से मैं क्षुब्ध हो उठी। ये सही था, कपड़े उनके स्तर के नहीं थे, परंतु ऐसा व्यवहार तो मैंने उनका पहली बार देखा था। दोनों पैकेटों को पलंग पर रख कमरे से बाहर निकल गए। मैं हैरान परेशान उन्हें देखती रह गई। चलो, जो भाई बहन मुझे इतना आदर और मान देते थे, वही सस्ते से उपहार के लिए इतना सुना गए। मन खिन्न हो उठा। बहुत थकी थी, वहीं पलंग पर लेट गई। न जाने कब आंख लग गई। शाम को आंख खुली तो कानों में रीता की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बालकनी से नीचे देखा तो रीता एक लड़के से बातें करती दिखाई दी। लड़का बाइक पर बैठा था। हाव भाव और बातचीत से किसी निम्न वर्गीय परिवार का लग रहा था। अचानक उसने बाइक स्टार्ट की और रीता को फ्लाइंग किस देता हुआ तेज गति से चला गया। ये सब देख मैं हैरान रह गई। अभी तो कॉलेज में रीता का पहला वर्ष ही है। उसने अपनी आयु के 18 वर्ष भी पूरे नहीं किए। अपरिपक्व है। अभी से ये किस रास्ते पर चल पड़ी। फिर मैंने सोचा कि मौका देखकर बात करूंगी। मम्मी कमरे में चाय लेकर आ गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी आप यहीं बैठो। कहकर मैंने उनके लिए लाई साड़ी और पापा की शॉल का पैकेट उन्हें पकड़ा दिया। मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। उन्होंने साड़ी और शॉल को उलट पुलट कर देखा, फिर बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी। अभी तेरे पापा ने रिटायरमेंट के अवसर पर महंगी साड़ियाँ दिलवाई हैं। और फिर पैकेट वहीं छोड़ किचन में चली गई। मैंने सारे तोहफे समेटे और अलमारी के कोने में रख दिए। बड़ा नॉर्मल सा दिखने का अभिनय करते हुए मैं मम्मी के पास किचन में चली गई। मुझे देखते ही मम्मी बोली, अरे तू कमरे में ही आराम कर, यहाँ कहाँ चली आई। अब तो तू हमारी मेहमान है। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं मुंह फेर कर बर्तनों को उलट पुलट कर रखने लगी। मुझे वह दिन याद आने लगे जब मेरे किचन में जाने पर मम्मी आश्वस्त होकर बाहर निकल जाती थी। 2 घड़ी आराम कर लेती थी। कल तो मौसियाँ, चाची, बुआ सब मेहमान आ जाएंगे।
फिर तो मम्मी को ज़रा सी भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बड़ा मन कर रहा था कि माँ की गोद में सिर रखकर खूब रो लूँ, मन हल्का कर लूँ, पर माँ तो लगातार काम करती जा रही थी। बीच-बीच में ससुराल के मेरे अनुभव भी पूछती जा रही थी। मुझे जो भी सुझाता जवाब देती जा रही थी। मम्मी ने रसोई में पड़ा स्टूल मेरी तरफ खिसका दिया और बोली, थक जाएगी, बैठ जा। उनका ये मेहमानों वाला व्यवहार मेरे सीने में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। अगले दिन बहुत चहल पहल रही। घर में खूब रौनक हो गई थी। सबकी केंद्र बिंदु मैं थी। सभी ससुराल के अनुभव, पति, घर वालों के स्वभाव के बारे में पूछ रही थी। मैं दिल में टीस छिपाए रटे रटाए उत्तर देती जा रही थी। कैसे बताती कि मैं पेड़ से टूटी शाखा और शाखा से टूटे पत्ते जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। अपनापन पाने की कई परीक्षाएं दे चुकी, पर हर बार असफल होती रही। पापा के रिटायरमेंट का आयोजन बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। सभी लोगों ने उनकी ईमानदारी की खूब प्रशंसा की। मैंने देखा पापा के चेहरे पर खुशी का जो मुखौटा लगा रखा था वह कई बार खिसक जाता तो चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखने लगती। मैं जानती थी कि ये चिंताएं रीता और नितिन को लेकर हैं, जो अभी कहीं सेटल नहीं हैं। उनकी शिक्षा, विवाह, नौकरी सब कुछ बाकी है। ये तो पापा की दूरदर्शिता थी कि वह समय पर ये मकान बनवा लिए थे, जिसकी छत्र छाया में उनका परिवार सुरक्षित था। अब तो फंड और पेंशन से गुजारा चलाना था। अगले दिन पापा कैटरिंग वालों का हिसाब कर रहे थे। उधर मेहमानों की विदाई भी हो रही थी। मेहमानों के जाते ही घर में सन्नाटा सा छा गया। सब थके हुए थे। दोपहर को थकान उतारने के लिए आराम करने लगे। मैंने इस आयोजन के दौरान एक बात और नोट की कि पूरे आयोजन में रीता और नितिन का सहयोग नगण्य था। रीता काफ़ी समय तो पार्लर में लगा आई, बाकी समय मौसी, चाची और बुआ से गपशप करती रही। नितिन भी मेहमानों के साथ मेहमान बना घूम रहा था। एक बार तो मैंने उसे पड़ोस वाली तनु, जो उसकी ही हमउम्र थी, से इशारेबाजी करते भी देखा। देखने में ये बातें इस उम्र में नॉर्मल होती हैं, परंतु इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई और जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उपहारों को लेकर किए इन दोनों के कटाक्ष एक बार फिर मेरी वेदना को बढ़ा गए। मन उचाट हो गया। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। रीता और नितिन घर पर नहीं थे। मम्मी पापा सोए हुए थे। मैंने देखा पूरे कमरे की काया पलट हो चुकी थी। दीवारों पर हीरो हीरोइन के पोस्टर लगे हुए थे। फिर मैंने अपनी अलमारी खोली। इसमें मेरी बहुत सी यादें जुड़ी थी। अलमारी में रीता के कपड़े और सामान रखे थे। इधर उधर देखा। अचानक अलमारी के ऊपर रखी दो गठरियां दिखाई दी। उतार कर देखी तो एक में मेरे कपड़े थे और एक में किताबें बंधी थी। मैं उन्हें कहाँ रखूं, ये सोच ही रही थी कि रीता के बाय कहने की आवाज़ आई। बालकनी में जाकर देखा, रीता उसी लड़के की बाइक से उतरकर ऊपर आ रही थी। मुझे सामने पाकर चौंक गई। फिर नजरें बचाकर अंदर जाने लगी। उसी समय नितिन भी किसी से मोबाइल पर बातें करता ऊपर आ गया। मुझे देख मोबाइल छिपाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी तो वह अनसुना कर गया। अब मेरा धैर्य भी जवाब देने लगा था। फिर भी मैंने यथासंभव खुद को सामान करते हुए बड़े प्यार से दोनों को पुकारा। रीता तो अभी वहीं खड़ी थी। नितिन मुंह फुलाए आकर खड़ा हो गया। मैंने बड़े प्यार से दोनों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो दोनों ने संक्षिप्त उत्तर दिए और जाने लगे। मैंने नितिन से पूछा, ये मोबाइल तुमने नया खरीदा है या पापा ने लेकर दिया? नितिन मुंह बनाकर बोला, पापा क्या लेकर देंगे, ये मुंबई वाली मौसी का बेटा अपना पुराना मोबाइल दे गया। मैंने अपनी सिम डलवा ली। मैंने कहा, ऐसे एकदम किसी से कोई चीज़ नहीं लेते, कम से कम मुझसे ही एक बार पूछ लेते। पापा को तो तुमने कहा ही नहीं होगा, वरना क्या वे मना कर देते? ये सुनकर नितिन ने मुंह बनाया। ये देख, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, देख रही हूँ तुम दोनों 3 महीनों में ही बहुत बदल चुके हो। कह मैंने रीता की ओर मुखातिब होकर पूछा, रीता, ये लड़का कौन है जिसकी बाइक पर तुम आई थी? ये सुनकर रीता गुस्से से फट पड़ी। क्या हो गया दीदी? वह सोनू है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। क्या हो गया अगर मुझे छोड़ने घर तक आ गया? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, रीता, इन बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, भोली हो। अभी तुम दोनों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नितिन, रात में पानी पीने उठी तो तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा तुम अभी तक पढ़ रहे होगे, लेकिन खिड़की से देखा तो पाया कि तुम रात को 1 बजे तक टीवी देख रहे थे। तुम दोनों जानते हो कि पापा को तुम दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें ये सब जानकर बुरा लगेगा। अभी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओ। ये सुनकर नितिन बोला, दीदी, हम लोगों ने ऐसा क्या दुनिया से अलग कर दिया है जो तुम हमें ताने मार रही हो? रीता बोली, हमें ये बेकार की रोक टोक पसंद नहीं। आप अपना बहनजीपन हम पर मत थोपो। अपनी ससुराल में जाकर ये सब रोब दिखाना। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गई कि क्या ये वही रीता और नितिन हैं जो हर काम में मेरे से पूछ कर करते थे। दोनों मैथ्स और अंग्रेजी में कमज़ोर थे। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दोनों को रात 1-2 बजे तक पढ़ाती थी, तब जाकर पास होने योग्य नंबर जुटा पाते थे। मैं इनका आदर्श थी। अब सबकी तेज़ आवाज़ें सुन मम्मी भागती हुई चली आईं।
हम सबको आपस में उलझते देख हैरान रह गईं। मुझसे पूछने लगी क्या बात हो गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही रीता चिल्लाने लगी, होना क्या है मम्मी? दीदी जब से आई हैं हमारी जासूसी में लगी हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, हमारे कौन कौन दोस्त हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। नितिन बोला, मम्मी ज़माना बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, इन्हें हमसे क्या परेशानी, समझ नहीं आता। मेरा इतना अपमान होते देख मम्मी बौखला गई। मेरा हाथ खींचते हुए बोली, तू चले यहाँ से, काहे को चौधराइन बन रही है। अब तू इनकी चिंता छोड़, अपनी ससुराल देख। मुझे किसी से कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं अपमानित सी खड़ी थी। शोर सुन पकर पापा भी आ गए। बिना कुछ पूछे धीर गंभीर पापा मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। अपमान ने मेरे मेरे मुंह पर चुप्पी का ताला लगा दिया। पापा ने भी मुझे इस घटना से उबरने का मौका दिया। वे चुप रहे। थोड़ी देर के बाद उठकर लिविंग रूम के सोफे पर जा लेटी। कब आंख लग गई पता ही ना चला। रात को डिनर के लिए मम्मी और पापा बारी बारी से मुझे बुलाने आए, पर मैंने भूख नहीं है कहकर मना कर दिया। रीता और नितिन के अलावा किसी ने भी खाना नहीं खाया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि मैंने क्या किया। आई थी इन सब की खुशियों में शामिल होने, पर सारे माहौल को तनावयुक्त कर दिया। अगले दिन मैं जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो गई। मैंने सबके लिए चाय बनाई। रीता और नितिन को आवाज़ देकर उनके कमरे में चाय देकर आई। मम्मी और पापा की चाय उनके कमरे में ले गई। होठों पर नकली मुस्कान लिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल दिखने का अभिनय किया। अपनी चाय पीते पीते मैं अपनी ससुराल के बारे में बिना उनके पूछे बातें शेयर करने लगी। अपने देवर की शैतानियों के बारे में हंस हंस कर झूठी कहानियां सुनाने लगी। मम्मी पापा भी मेरे द्वारा बनाए माहौल को बनाए रखने में मेरा साथ देने लगे। ये देख मैं सोचने लगी कि हम हिंदुस्तानी औरतों को घर गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिनय घुट्टी में पिलाया जाता है। कभी मायके की इज्जत रखने को तो कभी ससुराल का मान सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा अभिनय कर जाती है। मैं रीता और नितिन के व्यवहार से मन ही मन क्षुब्ध हो रही थी। मैं दकियानूसी स्वभाव की बहन नहीं थी, परंतु इस कच्ची उम्र में हुई कुछ गलतियां सारी जिंदगी के लिए घातक हो जाती हैं। अपरिपक्व दिमाग भोलापन के चलते कुछ लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, वहां से लौटना कठिन हो जाता है। इसी दिन मेरे दिल में भाई बहन के लिए प्यार, ममता, सहानुभूति की भावना प्रबलता से हिलोरे ले रही थी, परंतु स्वाभिमान और फैला तनाव मुझे चुप रहने का संकेत दे रहा था। मैं अचानक अपने कमरे में जाकर अपने सामान की दोनों गठरियां उठा लाई। कपड़े तो मैंने घर में काम करने वाली को देने के लिए आंगन में रख दिए, पर पुस्तकों को जाकर माँ के बड़े संदूक में रखाई। मैंने बड़े चाव से पापा व मम्मी की पसंद का खाना बनाया। मैं किचन से निकल ही रही थी कि मम्मी मुझे आवाज़ देकर बुलाने लगी। वहां जाकर देखा कि मम्मी पापा के रिटायरमेंट में मिले उपहारों का आभार लगाए बैठी थी। देखते ही बोली, कोमल इधर आकर देख, तुझे क्या क्या ले जाना है। तेरे जाने की तैयारी कर रही थी। मैं सोच रही थी तुझसे पूछकर ही तेरा सामान पैक करूं। मैं हैरान रह गई कि मुझसे पूछे बिना ही मेरी जाने की तैयारी शुरू हो गई। मैं मन ही मन टूट सी गई, क्योंकि मैं तो 8 दिन रहने का सपना संजोकर आई थी। यहाँ तो चौथे दिन ही विदा करने का मन बना लिया। अनुभवी माँ ने शायद हम तीनों भाई बहनों के ऊपर गहराते तनाव के बादल और गहरे होते देख लिए थे। शायद इसीलिए मैंने समझदारी से काम हो लेते हुए चेहरे पर निराशा का भाव न लाते हुए बड़ी सहजता से कहा, अरे नहीं मम्मी, अभी 2-3 महीने पहले ही तो सब कुछ लेकर विदा हुई हूँ, आप फिर शुरू हो गई। मम्मी ने चुपचाप पापा को मिले उपहारों में से कुछ उपहार छाँट कर एक और रख दिए और बोली, तूने तो कह दिया कुछ नहीं चाहिए, पर हमें तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। तेरी ससुराल वाले कहेंगे बेटी को खाली हाथ भेज दिया। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। मैं चुपचाप सामान देखने लगी। कुछ सामान घर गृहस्थी के उपयोग का था, कुछ कपड़े थे। मैंने सारा सामान समेटा और अपने अटैची में रखने जाने लगी। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। शुक्र है कमरे में कोई नहीं था। अटैची खोली तो बड़े चाव से साथ लाए कपड़े मुंह चढ़ाने लगे, मानो पूछ रहे हो कितने अवसर मिले हमें पहनने के। मन की वेदना कम करने के लिए अपनी सबसे प्रिय सखी सिम्मी को फ़ोन किया, पर वह भी शहर से बाहर गई हुई थी। समय काटे नहीं कट रहा था। जिस मायके आने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली हो रही थी, वहाँ अब एक एक पल गुजारना कठिन हो रहा था। समय जैसे रुक गया था। कुछ देर पापा के पास बैठकर उनसे उनके आगे के प्लान पूछने लगी। वह भी निराश ही थे। इतनी महंगाई में केवल पेंशन से गुजारा होना कठिन था। पापा भी हमेशा से स्वाभिमानी, गंभीर और मितभाषी रहे हैं। चाहते तो किसी अकाउंट विभाग में नौकरी कर सकते हैं, पर बेचारे कहने लगे, कोमल मैं जानता हूँ कि पेंशन के पैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए कम पड़ेंगे, पर क्या करूं, सिफारिश का ज़माना है। इस उम्र में नौकरी के लिए किसके आगे हाथ जोड़ूं।
ये सुन मन बहुत दुखी हो गया। मैं रोष से बोली, आप लोगों ने मेरी शादी की बहुत जल्दी मचाई, वरना उस समय मुझे अपने ही कॉलेज में लेक्चररशिप की जॉब मिल रही थी। मैंने आप लोगों से शादी ना करने की कितनी जिद की थी, पर आप दोनों माने ही नहीं। पापा बोले, बेटा कब तक तेरी शादी ना करता बता, एक दिन तो तुझे जाना ही था। पराया धन कोई कब तक अपने घर में रख सकता है। पापा की बात सुनकर मन फिर से खिन्न हो गया। यहाँ पर भी पराई और ससुराल में भी पराई। मन हाँ हाँ कर उठा। तो फिर मेरा घर कौन सा है, मैं हूँ किसकी। आंखें फिर बरसने लगी थीं। बड़ी कठिनाई से स्वयं को संभालकर मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मम्मी कहने लगी, आराम से बैठ, मैं सब कर लूँगी। अब तो अकेले ही सब करने की आदत पड़ गई है। रीता तो किचन में झांकती भी नहीं, बस कॉलेज पढ़ाई और कुछ नहीं। मन तो हुआ कि रीता की बात बताकर मम्मी को सजग कर दूं, पर घर का माहौल और ख़राब ना हो बस हो जाए ये सोचकर चुप रही। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। मन उचाट सा हो गया था। दिल कर रहा था जल्दी से निकल जाऊं, कम से कम घर का माहौल तो सामान हो जाए। जल्दी 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 नाश्ता किया। नितिन ही छोड़ने जा रहा था। नीचे ऑटो आ गया तो मैं सबसे मिलने लगी। मैंने बड़े प्यार से आगे बढ़कर रीता को गले लगाया। वह अनमनी सी मेरे जाने के इंतजार में खड़ी थी। उसने जल्द ही मुझे अपने से अलग कर लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। एक बार फिर मैं मम्मी पापा के गले लगकर रो पड़ी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर चुप कराया। मैं भावों का और अधिक प्रदर्शन न करते हुए सीढ़ियां उतर गई। नितिन ने ऑटो में सामान रख दिया। पापा तो नीचे ही आ गए थे, परंतु मम्मी और रीता ऊपर बालकनी में ही खड़ी थी। मैंने ऑटो में बैठकर हाथ हिलाया। ऊपर से भी हाथ हिलते नजर आए। देखते देखते सब आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार मायके से मेरी दूसरी बार विदाई हुई। बस स्टैंड पर बस खड़ी थी। नितिन ने मुझे बस में बैठाया, फिर बोला, दीदी कॉलेज को देर हो रही है, और फिर नीचे उतर गया। उतर कर नितिन ने एक बार बस की खिड़की की ओर पलट कर देखा। मैं उसी की ओर देख रही थी। बाइक है। वह तेजी से चलता हुआ भीड़ में गुम हो गया। नितिन के जाते ही मन में एक गहरी टीस उठी। मैं बस में बैठी सोचने लगी कि समय कैसे बदलता है। मैं, नितिन और रीता दोनों की चहेती दीदी थी। हर काम में मुझसे सलाह मांगते थे। मुझसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। आज दोनों कैसे पराये से हो गए थे। मेरे मन में दोनों के गुमराह होने की शंका किसी नाग की तरह फन फैला रही थी। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही याद आया कि मायके से 8-10 दिन रहने की अनुमति लेकर गई थी, पर 4 दिनों में ही लौट आई। कोई बहाना ही बनाना होगा। मेरे दिमाग ने काम किया। अंश भैया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने नकली मुस्कान का मुखौटा ओढ़ लिया। अंश हैरानी से बोला, भाभी इतनी जल्दी कैसे? फ़ोन कर देती, मैं लेने आ जाता। हमारी आवाज़ सुनकर ससुर जी आ गए। मैंने ससुर जी के पैर छुए, फिर यथासंभव आवाज़ थोड़ी तेज करके कहा, वहाँ पापा मम्मी का परिवार सहित भारत भारत भ्रमण का कार्यक्रम पहले से ही तय था। वे सब मुझसे भी साथ चलने का अनुरोध कर रहे थे, पर मैंने तो इनकार कर दिया, इसलिए जल्दी आना पड़ा। मैं चाह रही थी कि अंदर कमरे में बैठी सासू माँ भी सुन लें, ताकि मुझे बार बार झूठ ना बोलना पड़े। वैसे मेरा मन मुझे ये झूठ बोलने के लिए धिक्कार रहा था। अंदर से भी जाकर ना मिली। उन्होंने बताया कि मोना यहीं थी, कल ही गई है। दरअसल कुछ दिन बाद उसकी बचपन की सहेली की शादी है। वह पड़ोस में ही रहती है, इसलिए वह शादी में शामिल होने के लिए 2-3 दिनों के लिए फिर से आएगी। मैं थोड़ी देर ससुर जी और सास के पास बैठी रही। वह रिटायरमेंट के कार्यक्रम के विषय में पूछते रहे। किसी ने भी चाय तो क्या पानी को भी नहीं पूछा। मेरा सिर थकावट व तनाव से फटा जा रहा था। फिर किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर थोड़ा तरोताज़ा हो रात के खाने की तैयारी में जुट गई। 2 दिन बाद ये भी नागपुर से लौट आए। इनका काम भी कहाँ वहाँ जल्दी ख़त्म हो गया था। विवेक भी मुझे जल्दी आया देखकर चौंक गए। मैंने मन में उठती टीस को दबाते हुए जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वहाँ आपके आने की महक आने लगी थी, इसलिए भागी भागी चली आई। ये भी मूड में आ गए। मुझे पकड़ने दौड़े तो मैं हंसते हुए किचन में घुस गई। जिंदगी फिर पुराने ढर्रे पर चलने लगी। मैं बार बार ससुराल में अपनेपन का सबूत पेश करने की कोशिश में लगी रहती, और ससुराल वाले उन सबूतों को झूठा साबित करने के प्रयास में रहते। यही करते करते थोड़ा समय और बीत गया। 2 दिन बाद मोना जीजी आने वाली थी। उनके पति व्यस्त थे। उन्हें शादी में बारात के समय ही शामिल होना था, परंतु मोना जीजी सभी कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी, इसलिए 2 दिन पहले ही आ रही थी। मोना जीजी के आने की खबर से घर में उत्साह की लहर फैली थी। उनकी सहेली के परिवार वाले निमंत्रण पत्र देने आए तो बार बार सभी से विवाह में शामिल होने की मनुहार कर रहे थे। ससुराल शहर में ही थी, इसलिए मोना जीजी शाम को ही ऑटो से आ गई। डुग्गू भी साथ था और बहुत सा सामान भी। घर में और सास ही थे मैं और सास ही थे घर में।
मैं किचन में लगी थी, वह सारा सामान अकेले ही लेकर अंदर आ गईं। सहेली के विवाह में शामिल होने आई थी, इसलिए बहुत अच्छे मूड में थी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। उन्होंने फिर पहले की तरह मुस्कान दी और स्वयं को मुझसे अलग करते हुए सास के पास चली गईं। अगले दिन दोपहर से संगीत का कार्यक्रम था। मुझे लगा कि मुझे भी मोना जीजी साथ लेकर जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी काम निपटाने लगी। अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, "बहू, मेरा और मोना का खाना मत बनाना, हमारा खाना वहीं होगा।" मैं आहत सी हो गई। मैं नई नवेली दुल्हन पर मुझे तो कोई किसी योग समझता ही नहीं। मन मारकर काम में लग गई। तभी अचानक मोना जीजी की ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं डर गई कि क्या हुआ? कहीं डुग्गू को चोट तो नहीं लग गई? मैं आटे से सने हाथों को जल्दी से धोकर अंदर कमरे की ओर दौड़ी। अंदर जाकर देखा मोना जीजी अपना सामान बिखराए रो रही थीं। सासू माँ बैग खोलकर कुछ ढूँढ रही थीं। पूछने पर मालूम चला कि मोना दीदी का एक बैग शायद जल्दबाजी में ऑटो रिक्शा में ही छूट गया। उसमें उनके जेवर भी थे। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अब तो ऑटो चालक की ईमानदारी पर ही उम्मीद लगाई कि शायद पुलिस स्टेशन में जमा करा दे अथवा घर आकर लौटा जाए। मोना को ना तो ऑटो का नंबर याद था और ना ही चालक का चेहरा। इससे परेशानी और बढ़ गई। घर में गहरा तनाव छा गया था। ससुर जी ने इन्हें भी ऑफिस से बुलवा लिया था। दोनों पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गए, पर वहां जाकर भी कोई ऐसी तसल्ली नहीं मिली जिससे तनाव कम हो जाता। बेटी का मायके आकर जेवर खो देना मायके वालों के लिए बहुत बड़ी बदनामी का कारण था। विवेक और अंश दोनों मिलकर जीजी को दिलासा दे रहे थे। मोना जीजी एक ही प्रलाप किए जा रही थी कि ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। सास ऑटो वाले को कोस रही थी। मैं और ससुर जी दोनों बेबस से खड़े थे। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने बड़ी कठिनाई से डुग्गू को दूध व बिस्किट खिलाए। अगले दिन शाम तक न पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई और न ही ऑटो चालक का ही कुछ अता पता मिला। सभी निराश हो चले थे। मुझे मोना जीजी की दशा देखकर बहुत दुख हो रहा था। कितने उत्साह से विवाह में शामिल होने आई थी और किस परेशानी में घिर गईं। अगर कभी मायके जाकर मेरे साथ ये घटना हो जाती तो ये सोच में मन ही मन काँप गई। सच बेटियों को क्या क्या संभालना पड़ता है। मेरे मन में विचारों की उधेड़बुन चल रही थी कि अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। मैं दृढ़ कदमों से अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी से सारे जेवर निकाल लाई। जेवरों का डब्बा मैंने जीजी को देते हुए कहा, "लो जीजी, ये जेवर आज से आपके हुए, मेरे तो फिर बन जाएंगे। अभी आपका जेवरों के कारण कोई अपमान नहीं होना चाहिए।" सभी हैरानी से मेरा मुंह देखने लगे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कुछ ही क्षणों बाद घर के सभी सदस्य गहने लेने से इनकार करने लगे तो मैंने सधे स्वर में कहा, "मैं जेवर मोना जीजी को देकर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। आप सब मेरा परिवार है। आपके मान अपमान में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। आजकल आए दिन लूटपाट की खबरें आती रहती हैं। गहने तो अधिकतर लॉकरों की शोभा ही बढ़ाते हैं।" ये कह मैं किचन की ओर चल दी। तभी जीजी ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, "नहीं नहीं भाभी, मैं अपनी लापरवाही की सजा आपको नहीं दे सकती।" और फिर से जेवर वापस करने लगी। इस बार मैंने उन्हें डुग्गू का वास्ता देकर जेवर लेने को कहा। कोई चारा न देखकर उन्होंने जेवर ले लिया। विवेक और अंश भैया मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। ससुर जी ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, "बहू, इस समय जो तुमने हमारे लिए किया उसे हम जीवन भर नहीं भुला पाएंगे।" हर समय पराए घर की और पराया खून की रट लगाने वाली सासू माँ लज्जित सी सिर झुकाए बैठी थी। जेवरों का यूं खो जाना कोई मामूली चोट न थी। फिर भी फिलहाल उस पर मरहम लगा दिया। सभी बेमन से थोड़ा बहुत खाकर सो गए। मोना जीजी जैसे तैसे सहेली की शादी निपटाकर चली गईं। ससुराल में जाकर बताया कि भाभी के जेवर नए डिजाइन के थे, इसलिए उसने बदल लिए। उनके ससुराल वाले खुले विचारों के लोग थे, अतः उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। इस घटना के बाद से सबका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया। विवेक बाहर घुमाने भी ले जाने लगे। खाना बन जाने पर अंश भैया और विवेक जी डाइनिंग टेबल पर प्लेटें डोंगे रखवाने में मेरी मदद करते। खाने के समय सब मेरा इंतजार करते। एक दिन तो सास ने यहाँ तक कह दिया, "बहू, रोटियां बनाकर कैसरोल में रख लिया करो, सबके साथ ही खाना खाया करो।" मैं मन ही मन इस बदलाव से खुश थी, पर मन में रीता और नितिन की चिंता किसी फांस की तरह चुभती रहती। मैं ऊपर से सामान देखने का प्रयत्न करती रहती। मुझे मायके से लौटे लगभग 2 महीने होने को आए थे। पापा का 2-3 बार कुशल मंगल पूछने के लिए फ़ोन आ चुका था। मम्मी से भी बात हो गई थी। रीता और नितिन से एक बार भी बात नहीं हो पाई। उनके बारे में जब भी पूछा, पापा ने घर पर नहीं है कहकर बहाना बना दिया। हो सकता है वे दोनों बात करना ना चाहते हो। कल रात जब खाना बना रही थी तो पापा का फ़ोन आया। घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, "कोमल बेटी, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें टाइफाइड हो गया है।
तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। मैं समझ गई मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होगी, तभी पापा ने मुझे फ़ोन किया, वरना नहीं करते। मेरी आंखें भर आई। मैंने पापा को आने का आश्वासन देकर फ़ोन काट दिया। पीछे मुड़ी तो कमरे में सास और ससुर जी खड़े थे। मेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर पूछने लगे, बहू मायके में सब कुशल मंगल तो है? मम्मी की तबीयत के बारे में बताते बताते मैं रो पड़ी। सास ने मुझे सांत्वना दी। ससुर जी ने कहा, तुम सुबह विवेक को लेकर चली जाओ, मम्मी की देखभाल करो। विवेक के पास छुट्टियां कम हैं, वह 1-2 दिन रहकर लौट आएगा। तुम जितने दिन चाहो रह लेना। अगले दिन मैं और विवेक मेरे मायके जा पहुंचे। सारा घर अस्त व्यस्त हो रखा था। मैंने मम्मी को देखा तो हैरान रह गई। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। आंखों में बहुत पीलापन आ गया था। इलाज तो चल ही रहा था, पर मुझे तसल्ली ना हुई। मैं और विवेक मम्मी को दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मर्ज काफ़ी बढ़ गया है, पर परहेज और आराम करने से सुधार आ सकता है। घर पहुंचने पर पापा, रीता और नितिन भी आ गए थे। मुझे देखकर दोनों के चेहरे उतर गए, पर मैं भी उनसे औपचारिक बातें ही करती। चौथे दिन मम्मी के स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। पापा के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। ये देख बहुत अच्छा लगा। दोपहर को मैं मम्मी को खिचड़ी खिलाने लगी। घर में कोई नहीं था। मम्मी ने खिचड़ी खाकर प्लेट एक और रखकर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे पलंग पर अपने पास ही बैठा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे रोते हुए बोली, कोमल बेटी, पिछली बार हमसे तुम्हारा बड़ा अपमान हो गया था। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं मजबूर हो गई थी। और फिर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? आप ना तो पिछली बातें सोचेंगी और ना ही कहेंगी, बस अपनी सेहत पर ध्यान देंगी। धीरे धीरे माँ खुलती गई, अपने मन की पीड़ा से मुझे अवगत कराने लगी। उन्होंने बताया कि रीता किस तरह घर के प्रति लापरवाह हो गई है। जब से बीमार हुई हूँ, सवेरे ही कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख जाती है, शाम को भी यही हाल है। जल्दबाजी में कुछ भी कच्चा पक्का बनाकर दे देती है। कुछ कहो या पूछो तो गुस्सा हो जाती है। नितिन भी दिन भर बाहर रहता है, खाने पीने का कोई नियम नहीं। तेरे पापा ने चाय बनानी सीख ली है, चाय तो वही बना लेते हैं। ये सब सुनकर मन बेहद दुखी हुआ। मैं भी रीता और नितिन के बहकते कदमों के बारे में मम्मी को सतर्क करना चाहती थी, पर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने इस विषय पर चुप्पी ही साध ली। अगले दिन मैंने अपनी सहेली सिम्मी को फ़ोन किया। वह मुझसे मिलने घर आ गई। विवाह के बाद मैं उससे मिल ना पाई थी। सिम्मी मेरी बचपन की एकमात्र सखी थी। वह एक धनी व्यवसायी की बेटी थी, परंतु घमंड से कोसों दूर थी। बेहद स्नेहमयी थी, इसलिए वह हमेशा मेरे दिल के करीब रही। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार रहती थीं। सिम्मी के आने पर मेरा मन खुश हो उठा। हम दोनों पहले मम्मी के पास बैठी। मम्मी बोली, अरे सिम्मी, आज तो तू कोमल को कहीं बाहर घुमा ला। जब से आई है मेरी सेवा में लगी है। अब मैं ठीक हूँ। सिम्मी ने चलने का अनुरोध किया तो मैं मना न कर पाई। वह अपनी कार में आई थी। दोनों एक रेस्तरां में पहुंचे। सिम्मी ने कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। फिर दोनों बतियाने लगी। सिम्मी मुझसे मेरे विवाह और ससुराल के अनुभव सुनने के लिए बेताब थी। फिर अचानक सिम्मी गंभीर हो गई। बोली, कोमल, हम दोनों कितने समय बाद मिले हैं। मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, पर इस विषय पर चुप्पी साध कर भी मैं तेरा और तेरे परिवार का नुकसान नहीं करना चाहती। मैंने उसे सब कुछ खुलकर बताने को कहा तो सिम्मी ने कहा, कोमल, तू तो जानती है कि मेरा छोटा भाई मुकुल और नितिन कॉलेज में एक साथी है। मुकुल ने मुझे बताया कि नितिन 3-4 महीनों से कॉलेज में बहुत कम दिखाई देता है। वह कुछ दादा टाइप लड़कों के साथ घूमता है। प्रोफेसर उसे कई बार चेतावनी दे चुके हैं। मुझे लगता है उसे अभी न रोका गया तो वह गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा, फिर वहां से लौटना कठिन हो जाएगा। मैंने सिमी को शुक्रिया कहा और बोली, तूने सही समय पर मुझे सचेत कर दिया। नितिन से आज ही बात करती हूँ। बात निकली तो मैंने रीता के बारे में भी सिमी को सब बता दिया। मेरी बात सुनकर सिमी कहने लगी, वैसे तो इस उम्र में लड़कियां और लड़कों में आकर्षण आम है। परेशानी तब होती है जब लड़के मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर, उनसे संबंध बनाकर, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगते हैं। मैंने कहा, बस सिम्मी, मुझे यही चिंता खा रही है। रीता सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या करूं? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि एकाएक मेरी नज़र सामने की टेबल पर पड़ी। वहां एक नवयुवक और एक नवयुवती हाथों में हाथ डाले जूस पी रहे थे। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि इस लड़के को कहीं देखा है। दिमाग पर जोर डाला और ध्यान से देखा तो याद आ गया, ये वही लड़का है जिसके साथ रीता बाइक पर घूमती है। बस अब मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। इस फ्लर्टी लड़के के चक्कर में रीता मेरा इतना अपमान कर रही थी। मैंने झटपट एक प्लान बनाया और सिमी को समझाया। सिमी वॉशरूम जाने के बहाने उन दोनों के पास जाकर रुकेगी और मैं समय नष्ट न करते हुए मोबाइल से उनका फ़ोटो ले लूँगी। अगर वह जोड़ा सचेत हो जाता है तो मैं कैमरे का रुख सिमी की ओर करके उसे पोज देने को कहने लगूंगी। मगर दोनों प्रेमी अपने आसपास की चहल पहल से बेखबर एक ही गिलास में
जूस पीने में मस्त थे। मैंने जल्दी से फ़ोटो लिए और हम दोनों रेस्तरां से बाहर आ गई। घर पर रीता और नितिन भी आ चुके थे। नितिन तो सिमी को घर आया देख सकपका सा गया, पर सिमी को रीता बहुत पसंद करती थी, इसलिए वह सिमी से बहुत प्यार से मिली। एक दूसरे का हालचाल पूछकर रीता सबके लिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर तक नितिन मौका देखकर कोचिंग क्लास के बहाने बाहर जाने लगा तो सिमी ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझसे बातचीत नहीं करोगे? कोमल के ससुराल जाने के बाद अब मैं ही तुम्हारी दीदी हूँ, मुझसे अपने मन की बात कह सकते हो। ये कहते कहते वह नितिन को अलग कमरे में ले गई। सिमी ने नितिन को समझाया, तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा करियर तो खराब हो गई, पूरे घर के मान सम्मान पर भी धब्बा लगेगा। तुम्हारे माता पिता तुमसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। नितिन सर सब सिर झुकाए सुनता रहा। सिमी ने आगे कहा, तुम कल से नियमित कॉलेज जाओगे, उन लड़कों से मिलना जुलना बंद करो। अगर इसमें कोई भी समस्या सामने आती है तो प्रोफेसर के पास चले जाना, वे मेरे कजिन हैं, हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, अब तुम्हारी सारी गतिविधियों पर ध्यान भी रखा जाएगा। याद रहे, तुम्हारी कोमल दीदी उसी कॉलेज में टॉपर रह चुकी हैं। नितिन सिमी का बहुत आदर करता था, अतः ये सब सुनकर रो पड़ा। उसने सिमी से वादा किया कि वह उनकी बातों पर अमल करेगा। सिमी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तभी रीता चाय बनाकर ले आई। उधर मैंने भी अपना काम कर लिया। मैंने रेस्तरां में खींचे गए फ़ोटो वहीं रख दिए जहां टेबल पर रीता ने चाय रखी थी। मैं वहां से उठकर मम्मी के कमरे में चली गई। रीता चाय के लिए सबको बुलाने लगी। हम सब हंसते खिलाते चाय पीने लगे। तभी रीता की नज़र फ़ोटो पर पड़ गई। किसके फ़ोटो हैं ये? कहकर उन्हें उठा लिया। सिमी बोली, ये मेरे फ़ोटो खींच रही थी तो मेरे तो खींच नहीं पाई, ये जोड़ा रेस्तरां में बैठा था उसकी खिंच गई। कोमल, तू तो मोबाइल से भी फ़ोटो नहीं खींच पाती। फ़ोटो देखते ही रीता के चेहरे का रंग बदल गया। हम चुपचाप अनजान बने चाय पीते रहे। रीता चुपचाप वहाँ से चली गई। हम थोड़ी देर बाद रीता के कमरे में जा पहुँचे। वह बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। सिमी ने उससे प्यार से रोने का कारण पूछा तो उसने पहले तो बहाना किया, पर उसका बहाना मेरे और सिमी के सामने नहीं चला। मैंने पुचकार कर पूछा तो उसने उस लड़के के बारे में सब बता दिया। मैंने और सिमी ने उसे इस उम्र में होने वाली गलतियों से आगाह किया और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने को कहा। रीता रोते रोते मेरे गले लग गई और बोली, दीदी मुझे डांटो, मैं बहुत ख़राब हूँ। तब मैंने प्यार से समझाया, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब मम्मी पापा की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। रीता ने हाँ में सिर हिला दिया। नितिन भी सिर झुकाए खड़ा था, वह भी मेरे गले लग गया। सिमी जाते समय मम्मी पापा से मिल के गई तो हंसकर बोली, अंकल, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी उसे तो भूल कर जा रही थी। दरअसल पापा ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा था कि पापा को अपने व्यवसाय के लिए एक अनुभवी अकाउंटेंट चाहिए। यदि आप ये कार्ड संभाल लें तो उनकी चिंता कम हो जाएगी। पापा की खुशी की सीमा न रही। बोले, नेकी और पूछ पूछ। सिम्मी बेटा, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर सिम्मी प्यार भरे गुस्से से बोली, अंकल आप ऐसा कहेंगे तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगी। पापा ने मुस्कुराकर अपने कान पकड़ लिए तो सभी जोर से हंस पड़े। सारा माहौल खुशगवार हो गया। मम्मी अब ठीक थी। रीता ने भी घर के कामकाज में ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने भी ससुराल लौटने की इच्छा जताई। इस बार नितिन मुझे ससुराल छोड़ने जा रहा था। अगले दिन में जाने से पहले मम्मी पापा के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे उनकी बातचीत सुनाई पड़ी। मम्मी कह रही थी, देखो, हम बेटियों को पराया धन, पराई अमानत कहकर दुखी करते हैं, परंतु बेटियां पति के घर जाकर भी पिता की चिंता नहीं छोड़ती। पापा हंसकर बोले, तुमने वह कहावत नहीं सुनी है कि बेटे अपने तब तक रहते हैं जब तक ना हो वाइफ, और बेटियां तब तक साथ रहती हैं जब तक हो लाइफ। ये सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। अगले दिन मैं मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। सभी मुझसे और नितिन से बहुत प्यार से मिले। विवेक ने नितिन को पूरी दिल्ली घुमाया, कई तोहफे दिए। मोना जीजी भी नितिन से मिलने आई। नितिन बहुत ही अच्छे मूड में विदा हुआ। सास के घुटनों के दर्द के लिए मैं एक तेल लाई थी, उससे मालिश करके सास और ससुर जी के कमरे से निकली तो ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी, बहुएं तो प्यार की भूखी होती हैं, जब तक उन्हें पराए घर की, पराए खून की कहते रहेंगे वे ससुराल में अपनी जगह कैसे बनाएंगी। सास बोली, सच कह रहे हो विवेक के पापा, वे बेचारियां अपना मायका का सब कुछ छोड़कर हमारे आसरे आती हैं और हम उन्हें अपनाने में पीछे हटते हैं। ये नादानियाँ तुम्ही ने सबसे ज़्यादा की हैं, ससुर जी ने कहा तो सास ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद सास के भतीजे की शादी में जाना था। ससुर जी ने अपनी एफडी तुड़वा दी। उससे मिले पैसों से मेरे लिए जेवर बनवाए गए। मैंने मना किया तो सास जी ने कहा,
मेरी फूल सी बहू बिना आभूषण के सूनी सी लगती है। मेरे मायके में मैं कोई मेरी बहू से टक्कर नहीं ले पाएगा। इतना सजा धजा कर लेकर जाऊंगी तुझे। इतना कहकर उन्होंने मुझे से गले से लगा लिया। तो बस आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब